हेलो दोस्तों, मैं आईटीएन कांतनु आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइको आईटीएन पे। और हम लोग पिछली क्लास में न्यूटन सेकंड लॉ कंप्लीट किए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। स्टार्ट करने से पहले किन्हीं का कुछ डाउट्स है वो हम जरा ले लेते हैं। किन्हीं ने कहा है सर आप एक जगह ना गलत कर दिए हैं, उन्होंने बताया है, जरा देख लेते हैं जल्दी से। कहाँ है सर? वो एक सवाल था गुरु। अच्छा, एक तो किन्होंने कहा है सर ये सवाल को फिर से बता दीजिए, हमको ना ही बुझाया। तो जरा देखिए हम इस सवाल को ना फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है सर? अरे ना ही बुझाया है मुंगेरी लाल, देखो जरा। अरे ये कह रहा था ना रजिस्टिव फोर्स, हमने आपको बताया था कि फोर्स के डायरेक्शन में ही आपको फोर्स थी, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में ही आपको क्या लिखना है, फोर्स लिखना है। कहा ठीक है सर, हमको बुझाया नहीं था, हम देखो फिर से बुझा देते हैं। बताओ, एक बॉल था ये और क्या कह रहा है कि मास स्मॉल बॉल ऑफ मास एम बी थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी यू। ये कोई बॉल था और ये से आपने ऊपर की ओर कितना से प्रोजेक्ट किया था सर, यू से। एंड द फ्रॉम द ग्राउंड द बॉल एक्सपीरियंसेस अ रजिस्टिव फोर्स का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में वह मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक कोई फोर्स लग रहा है। वो एयर ड्रैग के कारण लग रहा होगा, कुछ और के कारण लग रहा होगा, फ्रिक्शन कह सकते हो, एयर फ्रिक्शन के कारण, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बताओ कि इस पर रजिस्टिव फोर्स या ऊपर से ऐसे दिखा दीजिए या फिर आप सर इसको ऐसे दिखा दीजिए। करा कैसे मास्टर? भाई तू ऐसे आ जा, देखो ये वाला। ठीक है, तो नीचे की एक बात लगी, एक तो आपका फोर्स एक kmg लगा ही लगा है। ठीक है सर, एक mg लगा। और एक बात बताना, ऊपर की रजिस्टिव जो फोर्स लग रहा है हम आप ऐसे दिखाना हो सर, आप ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, और इसी फोर्स को यहाँ पर दिखाना तो प्लस करके आप लिख देंगे। और जो कि कितना लग रहा है, रजिस्टिव फोर्स mkv स्क्वायर लग रहा है। और जहाँ पर भी क्या बोला है, वो बोला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करें? तो एक बात बताना, देखो जब ये पार्टिकल ऊपर जहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और सर ऊपर जाकर किसका स्पीड जीरो क्यों होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो एक बात होता है नेट फोर्स किधर है सर, नीचे की ओर है। तो नेट अगर एफ नेट नीचे है इसका मतलब क्या हुआ सर, सर एक्सिलरेशन भी नीचे है। अगर एक्सिलरेशन नीचे है और इसका वेलोसिटी क्या है सर, ऊपर है, तो वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि एक्सिलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जिस डायरेक्शन में आपका एक्सिलरेशन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, वेलोसिटी है। मतलब एक्सिलरेशन जो है वो वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मान लेते हैं कि यह जब पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा था तो सर इसकी वेलोसिटी कितना हो गया है, जीरो हो गया है। फाइनल वेलोसिटी आप यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है सर, तो एक बात बताओ जरा, यहाँ देखना तो आपका जरा सर, यहाँ पर एफ नेट आप क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू, अरे भाया तू लिखा जा मुंगेरी लाल। देखो जरा आपका यहाँ से सर आप एफ नेट क्या लिख पा रहे थे सर, एम जी और प्लस क्या आपका एम के वी स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने एफ नेट लिख लिया। बताओ न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। तो सर यहाँ पर मास इंटू हमने एक्सिलरेशन लिखा और यह एम अगर हम कॉमन निकालेंगे तो जी प्लस के भी स्क्वायर लगा दीजिए। तो सर मास से मास खत्म आया, तो यहाँ पर बताओ एक्सिलरेशन की वैल्यू क्या आता है सर, जी इंटू के भी स्क्वायर। कहा ठीक है, जरा देखना फिर क्या कहा। अगर बताओ एक्सिलरेशन की वैल्यू आप अगर देखना चाहो तो बताओ काइनेमेटिक्स में आपने या तो पढ़ा था dv बटा dt पढ़ा था, या तो फिर क्या पढ़ते थे v इंटू dv बटा ds। तो सर एक्सिलरेशन इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, v इंटू ओ भाया v इंटू dv बटा ds। ठीक है सर, मगर एक बात बताओ, देखो हमने क्या कहा सर, इसका अगर वेलोसिटी किधर की ओर है सर, ऊपर की ओर वेलोसिटी है, इसका एक्सेलरेशन किधर की ओर था सर, इधर की ओर है। तो बताओ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था, निगेटिव था। तो बताइए ये वैल्यू निगेटिव है या नहीं है। तो सर इसीलिए यहाँ पर आप क्या लगा लेंगे सर, माइनस लगा लेंगे, माइनस भी इंटू डी वी बटा डी एस लगा लेंगे। ठीक है, माइनस भी इंटू डी वी बटा डी एस, मेरी बात सुन। तो इसको हम यहीं पे माइनस कर देते हैं, सबसे बढ़िया। तो सर अब बताओ एक्सिलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, कितना सर, जी प्लस क्या आपका, जी प्लस के भी स्क्वायर। ठीक है सर, जी प्लस के भी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आप लिखेंगे, भी इंटू डी वी बटा डी एस। अरे बोलो भाया, माइनस भी इंटू डी वी बटा डी एस। ठीक है, एक बात और बताओ जरा, देखो v किसका फंक्शन है, ये थी ये वाला किसका फंक्शन है, v का। तो आप इसे v के पास लेके जाओ, तो सर ये वाला कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा सर v। अच्छा पूछा कहाँ हमसे, द मैक्सिमम हाइट अटेंड, हाँ ए सी तो पूछा, सही तो बात है। तो v इंटू डी वी माइनस भी इंटू डी वी बटा जी प्लस के इंटू वी स्क्वायर। अरे बोलो इज इक्वल टू, बता दो यहाँ से सर, यहाँ पर क्या बचाएगा आपका, डी एस बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। सर इंटीग्रेट करते समय क्या ध्यान रखना है, बस आप लिमिट देख लो। बताओ जब यह पार्ट यह अगर रेफरेंस लाइन पे था तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था सर, जीरो था। तो उस समय इसकी वेलोसिटी था सर यू या स्पीड, जो बोल दो।
ठीक है सर, जब यह मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं यह एच पे पहुंचा है तो यह कितना जाएगा सर, जल्दी से बता दो। अरे बोलो गुरु, कितना, बोलो जल्दी। 0। अरे ये वाला 0। तो बताओ, अब देखो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए था। हमने कहा था ना इसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है, जिसे आप डेरिवेटिव ही कहा करते हैं सर, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है तो जी का डिफरेंशिएशन 0 और के भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा भी स्क्वायर, ऑलरेडी भी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 भी होगा। और अगर 2 आप ऊपर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है। आशा समझ रहे होंगे। अरे नहीं मास्टर कुछ नहीं हमको बुझाता। अरे नहीं बुझाता है तो बोले तो सुबह शाम एक ही इसका उपाय, सुबह शाम छोटे से कप में फिनाइल का चाय करा, फिनाइल का गोली है मेरे पास, उसी को घोल के। एक बात बताओ, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे सर, लेट बताओ क्या जी प्लस के भी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, आप यहाँ मान लीजिए, इसे आप इंटीग्रेट करेंगे 0 हो जाएगा। यह क्या आएगा आपका सर 2 भी और भी का डी भी और टी का सर डी टी। बोलो तो बताओ वो यहाँ से, बताओ जरा यहाँ से बता दो जरा गुरु कि सर यहाँ से भी इंटू डी वी का जो वैल्यू आया सर वो क्या आया, डी टी बटा कितना सर, डी टी बटा 2k। देख लो जरा हम सही लिखत हैं कि नहीं लिखत हैं, सही लिखत। तो आ जाओ यहाँ पे, माइनस ऑफ भी इंटू डी वी का वैल्यू किसके बराबर सर, डी टी अपॉन, इसको आप किसके बराबर माना है आपने, टी के बराबर माना है। और ये आ गया आपका 2k इधर की ओर, कहाँ से सर u से g, अच्छा u अभी पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये लिमिट चेंज होगा, इज इक्वल टू सर s के बराबर। अब एक बात बताइए, 1/t का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है क्या सर, 1/t का ln t होता है, रख लीजिए। और t आपने किसको माना था सर, इसको पुट कर लीजिए, g प्लस के भी स्क्वायर। आप इसे इंटीग्रेट कर पा रहे थे सर, कहाँ से, u से 0 तक, इसकी वैल्यू s के बराबर। ठीक है, अब देखना इसे आपको इंटीग्रेट करना आपको आता होगा, वैल्यू पुट करना सर, इतना तो आशा रखते हैं आपसे। तो बताओ पहले, या तो आप पहले 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू पूरा क्या होगा आपका, ln g बचेगा, तो -1/2k इंटू ln सर ये आपका बचेगा g और माइनस, अब जब भी पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, ln g प्लस k इंटू यू स्क्वायर। ठीक है सर, ये वाला आ गया, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू s के बराबर। अब बताओ इसको आप इंटीग्रेट, हमें पता है ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b होता है। अगर माइनस आपको अंदर भी करना होगा तो इस टर्म को आप पहले ले आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर 1/2k ln g प्लस के भी स्क्वायर बटा g इज इक्वल टू s के बराबर। एस या हम एच माने सर, तो करा एस का है लिखा मास्टर तुम, आ जाओ हम लिख देते हैं तुम्हारे लिए, यह आपका h के बराबर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आज कुछ सवाल था जरा वो देख लेते हैं। अच्छा, एक सवाल हमने ये भी छोड़ा था, कुछ 2-3 सवाल और रह गए थे। अच्छा, इसका फॉर्मूला किसको किसको ये फॉर्मूला मिला, करा किसी को नहीं मिला। ए देख इधर, बताओ इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पर करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x बटा a के बराबर होता होगा। ये आपको आशा है समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसको हम जरा साइड कर देते हैं और आइए जरा भाया तो इधर चला जा। देखो बताओ, कह रहा है कि अ बॉल थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी v0 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय अ ड्रैग फोर्स इक्वल टू m गामा v स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ बॉल, v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, गामा कांस्टेंट, टाइम टेकन टू द बॉल टू राइज इट्स जेनिथ। का मतलब वही फिर से मैक्सिमम हाइट की आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है आंसर देखिए, एक मान लीजिए आपका ए बॉल है, ठीक है सर, ये आपका ये बॉल था और ये बॉल को आपने कितना स्पीड से भीगा सर, यू से भीगा कि v0 से, v0 से भीगा हुआ है सर। तो यहाँ से आप इसे v0 लिख लीजिए और इसका मास हम थोड़ी देर के लिए m मान लेते हैं। एक बात बताओ, जब यह पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होगा। कहाँ सर, फिर से वही बात है, क्यों 0 होगा, तो हमें पता है कि एक तो नीचे की ओर इसके पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा सर, एक mg लग रहा होगा। ठीक है, एक mg लग रहा होगा और एक ऊपर की ओर इसे एक नीचे की और फोर्स लग रहा है जो इससे कहते हैं एफ ड्रैग, यहाँ पे कह दीजिए एफ ड्रैग। और एफ ड्रैग की ही वैल्यू कितना दे रखा है सर, m गामा भी स्क्वायर, m गामा भी स्क्वायर।
अब बताओ, जब यह ऊपर की ओर मूव करेगा तो हमें क्या पता है कि नेट फोर्स अगर नीचे है तो उसका एक्सिलरेशन भी नीचे होगा। एक्सिलरेशन डाउनवर्ड होने का मतलब है कि वेलोसिटी ऊपर और एक्सिलरेशन नीचे, मतलब वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। तो सर यहाँ पर जब अगर आप एफनेट बॉल पर लिखेंगे, अच्छा ये मान लेते हैं कि टी इज इक्वल टू टी पे पहुँचा है, तब जाके इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर है। तो सर यहाँ पर अगर आप एफनेट लिखने जाएंगे तो बताओ एफनेट की वैल्यू क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे हमने, क्योंकि एफनेट नीचे ही माना है, तो सर mg प्लस एम गामा भी स्क्वायर। ठीक है सर, और हमें पता है कि अगर एफ नेट नीचे है तो इसका नेट एक्सिलरेशन भी सर नीचे की ओर होगा, बट इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर डी वी बटा डी टी बोलो या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलो, वो क्या आने वाला है सर, नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो जरा बताओ एफ नेट की वैल्यू किसके बराबर, मास इंटू एक्सिलरेशन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम गामा भी स्क्वायर। ठीक है, मास से सही कर दीजिए, तो बताओ एक्सिलरेशन की वैल्यू किसके बराबर, जी प्लस गामा इंटू भी स्क्वायर। ठीक है, तो एक बात बताओ एक्सिलरेशन क्या सर, अब देखो यहाँ पर जब एक्सिलरेशन ये लिख रहे थे डी वी बटा डी टी, तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। सर क्यों लगाना पड़ेगा माइनस, बताओगे, हम यहाँ लिख भी देते हैं सर, ये बताओ, यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला बात, काहे लिखेंगे सर, देखो जरा, ये है हियर नेगेटिव साइन सिग्निफाइज एक्सिलरेशन इज अपोजिट, या तो लिख दो डायरेक्ट लिखो ना वेलोसिटी डिक्रीजेज, इतना बड़ा अटेगा ना, तो यहीं पर लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे सर, देखो ये अलग दुनिया में जीता है ये। ठीक है, हम क्या लिख देते हैं सर कि सिग्निफाइज वेलोसिटी जो है आपका, अरे भाया तू काहे ऐसे होता है, सिग्निफाइज वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो जरा आ जाओ आगे आ जाओ, तो यहाँ पर क्या लिखोगे सर, एक वाले टर्म से एक वेरिएबल वाले को एक जगह लेकर आएंगे तो इससे आप नीचे लेकर आ जाइए, माइनस जी प्लस गामा इंटू भी स्क्वायर, आप इसे इंटीग्रेट करना है हमें, इधर क्या बचेगा सर, इधर डी टी बचेगा। अब एक बात बताओ, t इज इक्वल टू 0 पे इसके पास कितनी वेलोसिटी था सर, v नॉट था, तो आप यहाँ t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर वेलोसिटी आप t नॉट पुट कर रहे होंगे। ठीक है, सॉरी, ये वैल्यू आप v नॉट पुट कर रहे होंगे। ठीक है, जब आप मान लेते हैं कि वो जब जेनिथ पे पहुंचा था तो t इज इक्वल टू टी पे पहुंचा है, उस समय इसकी वेलोसिटी सर 0 हो गया है। तो आप बताओ, इसका हमने इंटीग्रेशन आपको बताया कि अगर ऐसा रहे, देखो आपका इसको पहले लिख लीजिए उस फॉर्म में, हम यहाँ लिख देते हैं, इसको पहले हटा ही दीजिए, अब भाया तो हट जा। ठीक है, ये लो, तो वहाँ जाओ आगे, देखिए आप यहाँ पे लिख लेते हैं। अब एक बात बताना, कह रहा है क्या, पहले तो आप इसे एक्स को डी एक्स डिवाइड बटा एक्स स्क्वायर बाई प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आप इसे सेट करेंगे, तो सर इसको आप ऐसे लिखेंगे, माइनस डी वी ओवर, बताओ जी को क्या, जी को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर जी कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर बताओ क्या बचेगा, अरे बोलो सॉरी गामा निकालना है, गामा, ए भाया गामा निकालिए यहाँ से, ओ ससुर आ जाओ, तो यहाँ से आप गामा बाहर, अरे भाया यहाँ से आप गामा बाहर निकालिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा सर, जी अपॉन गामा और प्लस क्या आपका बचेगा, भी स्क्वायर। मगर एक बात और है कि हमें चाहिए ए स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसे आप स्क्वायर रूट लगा लीजिए, इसको होल स्क्वायर बना दीजिए, तो कोई दिक्कत है सर नहीं, पक्का। तो वहाँ जाओ इज इक्वल टू, इधर तो आपका टी बचेगा ही बचेगा, तो बताओ यहाँ पर क्या बचा, 1 बाई माइनस, यहाँ लिख लीजिए 1 बाई ए, एक जगह क्या है सर, गामा तो पहले से ही है, एक जगह बचा आपका ये वाला जी अपॉन गामा, ठीक है, इंटू टेन इनवर्स एक्स वाई है, एक्स की जगह सर क्या है यहाँ पर है सर, भी है, और एक जगह क्या है सर, अंडर रूट जी अपॉन गामा है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना था सर, तो ये भी नॉट से 0 जाएगा, तो सर यहाँ पर भी नॉट और ये आपका 0 इज इक्वल टू टी के बराबर है, कोई दिक्कत है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो बताओ अगर 0 आप पहली बार पुट करेंगे भी का वैल्यू, तो टेन 0 ही रह जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स 0 का मतलब समझ ही रहे होंगे आप, तो बताओ यहाँ पर क्या बचा आपका, -1 अपॉन, अच्छा एक बात और बताओ कि ये वाला अगर इसे हम उल्टा लिखेंगे तो ऊपर क्या जाएगा, 1 अपॉन गामा बचेगा ही बचेगा, और ऐसे देखो लिख देते हैं, जरा सा जगह कम है, 1 अपॉन गामा अंडर रूट गामा बाई जी के बराबर। ठीक है सर, ऊपर चला गया। अब इसे आप पहले पुट करिए, टेन 0 तो आपका 0 रहा, ठीक है, फिर माइनस लेकर आएंगे, माइनस, फिर यहाँ जब वी नॉट पुट करेंगे तो बस यहाँ क्या आ जाएगा, वी नॉट आ जाएगा, तो माइनस टेन इनवर्स ऊपर जाएगा तो आपका क्या बचेगा सर, वी नॉट अंडर रूट गामा अपॉन जी इज इक्वल टू
टी के बराबर। तो सर यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ गया, टी का वैल्यू आ गया -1 बाई गामा, या माइनस खा जाएंगे तब भी ठीक है। ये बचेगा ए भाया, देखो ये असल कम ही थोड़ी है, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा अंडर रूट गामा बटा जी इज इंटू टेन इनवर्स भी नॉट अंडर रूट गामा बटा जी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ये सवाल आप स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। शायद कुछ और आगे 1-2 सवाल हमने लिए थे, वो शायद छोड़ दिए थे। आ जाओ ए वाला, देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ मोमेंटम p स्टार्टिंग एट t इज इक्वल टू 0 ऑफ फोर्स kt एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन द मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t सो दैट इट्स मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम p टू 3p हियर k इज अ कांस्टेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। एक तो आसान सी बात है, इसमें कुछ पुट करना ही नहीं है। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लगा लेंगे, और सेमी डायरेक्शन में तो चेंज मोमेंटम कितना आ गया सर, 2p का आ गया। तो ये कर लेंगे, ये आसान सा सवाल है। ठीक है, ये वाला जरा देख लो। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एक्टेड अपॉन बाई अ फोर्स f गिवन बाई द एम्पेरिकल लॉ f इज इक्वल टू r बाई टी स्क्वायर भी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। हमें ये नहीं पता है, दिया हुआ कुछ नहीं है, बस ऐसा ही दिया हुआ। इफ दिस लॉ इज टू बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाई ऑब्जर्विंग द मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट देन ड्रॉ और रफ स्केच बिटवीन। चलो ये सवाल हम ही करवा देते हैं। एक बात बताओ, देखो जरा, हमने क्या कहा ना कि पार्टिकल ऑफ मास है आपका, ये वाला मास m है, ठीक है, और कह रहा है एक्टेड अपॉन बाई अ फोर्स एफ इज गिवन बाई। इस पर आपका कोई एक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं सर। वो फोर्स किसके बराबर लग रहा है सर, r अपॉन टी स्क्वायर, और जो ये फंक्शन दिया हुआ है सर, यह वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है। ये कुछ आप ऐसे सर लिख रहे होंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत? तो एक बात बताओ, ये आपने लिख लिया, फिर कह रहा है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी सर था 0, ठीक है, हमें लिखना है v इज द फंक्शन ऑफ टाइम, लिखना है वेलोसिटी का। तो सर एक बात बताओ, ये तो आसान सा काम लिख कर देंगे सर, क्या मास इंटू एक्सीलरेशन लिखेंगे, और इसका वैल्यू क्या है सर, r अपॉन टी स्क्वायर इंटू वी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब बताओ, तो यहाँ से सर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कितना आया, r अपॉन एम टी स्क्वायर वी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, आगे बताइए जरा, एक्सीलरेशन की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, और टाइम क्या होता है सर, तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ही तो क्या होता है सर, एक्सीलरेशन। तो dv बटा dt इज इक्वल टू कितना आएगा सर, r अपॉन एम टी स्क्वायर v इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक बात बताना, dv बटा dt को इधर लेकर आइए सर, ले आए, v इज द फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू r अपॉन एम टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखो यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, शायद इसका ऑप्शन वगैरह था, शायद छूट गया है, हमसे लिखे नहीं है। तो आपसे शायद हाँ ये पूछ रहा था कि ग्राफ किसका अच्छा से बना सकता, प्लॉट हम किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर लीनियर अगर रहा होगा तो सर एलिन का ग्राफ बना होगा। इसको हम भले ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो सर इसको इंटीग्रेट करने क्या लेंगे, r अपॉन एम स्क्वायर, और ये जाएगा t की पावर -2 + 1 डिवाइड बटा -2 + 1। बाकी आप कुछ मत करिए इसके बाद, ठीक है, जब तक आप इसकी वैल्यू कुछ दिया हुआ ना रहे। शायद कुछ और दिया था, हमसे छूट गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? आगे आ जाइए। और अब नहीं है तो हम लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ज़रा हेडिंग डालिए सर, न्यूटन्स थर्ड लॉ। आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ हल्का सा पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और टाइप्स ऑफ फोर्सेज में एक कर लेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्सेज नहीं कह सकेंगे, सम फोर्सेज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसमें सबसे पहला फोर्स जो आएगा वेट आएगा, जिसे आप ग्रेविटी भी कहते हैं। दूसरा आप लोगों को पढ़ना है टेंशन या कंप्रेशन। तीसरा आप स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे। चौथा कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शन आएगा, नॉर्मल आएगा। हम लोग अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन पढ़ रहे होंगे, तो फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे वहाँ से। ठीक है, तो इतना फोर्स पढ़ने के बाद हम लोग मेन पार्ट पे इंटर करेंगे, जिससे एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, एबीडी क्या होता है, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जरा हेडिंग डालें सर। हाँ डाल दो जल्दी, बताओ क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन अंकल का थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक बात बताओ, देखो पहला लॉ आपने क्या पढ़ा, पहले तो यही बताओ हमें कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब हम स्टार्ट किए थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहता है क्या, कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक 3 बेसिक्स लॉज है जो यह एक्सप्लेन करता है किसके बीच के रिश्ते को। कह रहा है फोर्स और, बोलो जल्दी से, सही बात है, फोर्स और मोशन ऑफ पैरामीटर्स, या पैरामीटर्स ऑफ मोशन, सॉरी हम गलती से बोला जाता है मुंगेरिया। तो ठीक है, वो वाला हो गया।
फिर से तो पहला उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, पहला यह एक्सप्लेन किया कि अगर कोई बॉडी का अगर स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना हो तो आप फोर्स लगाइए, ठीक है, पहला इसने बताया। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि अगर किसी पार्टिकल पे अगर फोर्स लगता है तो उसका पैरामीटर्स ऑफ मोशन किस तरह से चेंज होता है, तो इसके बीच तो सेकेंड लॉ किसके बीच रिश्ता बताया सर, फोर्स और एक्सिलरेशन के बीच, हाँ या ना। तीसरा यह बताता है कि सर क्या बताता है, अभी देखो हम बताते हैं तुमको। अच्छा एक चीज़ और सॉरी एक इन्होंने हमसे पूछा था, कहा था सर एक जगह और गलती लिख दिए हैं, कहाँ पे गलती लिखे थे, किसी ने बताया हमें, मैसेज किया है, हम कहाँ बताई देंगे, हम भूल गए हैं एक। अच्छा अब ठीक है, हम भूल गए हैं कहाँ पे गलती लिखे हैं, ठीक है। बाकी एक बार हम देख लेंगे कौन से पार्ट में आप किन्हीं ने मैसेज किया है, वहाँ पर हम फिर सुधार देंगे अगली क्लास में। तो सर पहले एक बात बताओ हमें, एक चीज़ और पहले देखिए, एक बात बताओ हमने क्या पढ़ा है सर कि जो सर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है सर, dp बटा dt होता है। तो बताओ इसका अगर हम आपसे पूछे, बताओ कि यह इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा था सर, क्या है यह, एक बार जरा लिख लो। ये है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है सर, ये वाला हो गया सर। इसी को और क्या नाम से हम पढ़ें सर, इसी को तो और हम कहते हैं क्या, बता दो जल्दी, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ, एट कहाँ पर सर, एट t इज इक्वल टू टी पे, ठीक है। अच्छा तो एक बात हमको बताओगे, कह रहा है का हम नहीं बताएं, आते के साथ हमसे पूछते हैं, हम नहीं बताएंगे, आ जाओ। तो ज़रा बताओ हमने क्या किया ना सर, इस फोर्स को इधर जरा मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, तो ज़रा बताएंगे हमें ये पर क्या आपका आ गया, एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी के बराबर, ठीक है। अब जरा इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब बताओगे हमें, देखो बताओ ये वाला क्या है सर, ये वाला है आपका, जरा इससे बताओगे, यह है आपका सम ऑफ स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, कहा ठीक है गुरु, मोमेंटम। अच्छा ये वाला बताओगे हमें क्या है, करा सर ये हमको बुझाया नहीं है क्या, देखो हम तुम्हें बुझा देते हैं, आ जाओ जरा। अरे गुरुदास गुरु घंटाल दा, ए भाया तू ऐसे हो जा, ये मान लीजिए कोई एक लाइन है और एक ये वाला है, ठीक है सर, आ जाओ। तो ज़रा बताओगे हमें निकालना है फोर्स वर्सेस टाइम, मान लेते हैं कि ये वाला आपका फोर्स। अच्छा एक बात और आप लोगों ने पढ़ा, करा हम नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, पढ़ा होगा आपने कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ग्राफ सॉरी देवा, क्या हमने कहा, हमने कहा ना कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफ अब तभी बना पाएंगे जब वेक्टर क्वांटिटी यूनिडायमेंशनल हो। यूनिडायमेंशनल का मतलब जिसे आप कहते हैं कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन भी कह दिया करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर वह यूनिडायमेंशनल होता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबल डायरेक्शन होता है, एक प्लस, तो उसको हम क्या करते हैं प्लस और माइनस से दिखा लेते हैं, और ग्राफ पे हमें दो ही डायरेक्शन दिखा ही सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो, करा नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जो मार्च से जो नए बैचेज आने वाले हैं उसको आप ज्वाइन करिए और मस्त से बेसिक से स्टार्ट करिए, साल भर में 11th-12th पूरा खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। करा रे मैं बताओ, तो ये फोर्स वर्सेज आपका क्या हुआ सर, ये टाइम है, फोर्स वर्सेज टाइम। एक बात हमें बताओ जरा, आप जरा फोर्स, हम तो कहते हैं ना कि ये वाला सर, ये मान लो कोई एक ये है भाया, और एक लाइन और हम ले लेते हैं सर, ये वाला लाइन ले लेते हैं, क्यों सर, क्योंकि दोनों बहुत नज़दीक इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पता है dt बहुत छोटा है, ठीक है। तो ज़रा बताओगे अगर इस टाइम को अगर हम यहाँ पे लिखना होगा सर, तो बताओ इस टाइम को हम कह रहे हैं t इज इक्वल टू टी कह रहे हैं सर। अच्छा बताओ इस टाइम को अगर हम लिखें तो हमको बताओगे क्या है ये, हमको बताओगे, बताओ ये है आपका t इज इक्वल टू टी प्लस डी टी टाइम है, ठीक है। अब एक बात बताना, देखो अगर हम आपसे पूछत हैं कि बताओ कि अगर यहाँ पे वैल्यू ये वाला रहा होगा फोर्स का, सर ये टेढ़ा काहे बना, तुम डिलीट हो जा भैया, देखो ये तो गड़बड़ है रे देवा, यहाँ आ जाओ तुम, ये वाला हमने ये रहा और एक फोर्स हमने एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। एक बात होता, हमने कहा ना कि
dt आपका इतना छोटा है कि ड्यूरिंग दिस इंटरवल आप फोर्स को कांस्टेंट भी मान सकते हैं। मतलब हम कह दें कि अगर ये वाला फोर्स कुछ और नहीं आपका F के बराबर ही था, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? एक बात बताओ कि अगर इस फोर्स को अगर इस टाइम में तो अगर हम ये वाला पार्ट अगर देखें तो बताओगे हमको कहा है, कह रहा है का, बताओ जरा, देखो ये का है। अगर आप इसे डी एफ भी कह दिया करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्मॉल अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि उस इंटरवल में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। अच्छा बताओ, तो ये वाला कितना हुआ सर? आपका dt हुआ, हाँ ये ना, ये वैल्यू क्या है सर? आपका dt है। एक बात बताओ हमें, अगर हमने क्या कहा कि ये आपका पॉइंट ए पॉइंट पी मान लीजिए, पॉइंट क्यू मान लो, हमने कहा कि dt इतना छोटा है कि लगभग यह पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो एक कर्व है उसे आप स्ट्रेट मान सकते हो। अरे भैया ये बहुत छोटा है, इसे आप लगभग यहाँ पर आप बना सकते हो, ये वाला लगभग आप ये वाला है, हाँ या ना, ठीक है। तो अब क्या बनेगा सर? ये रेक्टेंगल बनाओ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको लेंथ बताओ कितना? dt मान लो और ये वाला ब्रेथ मान लो। अरे बोलो तो कितना? f इंटू dt, यही वाला हमने ए लिखा। तो कह सकते हो यह कुछ और नहीं, यह आपका सम ऑफ, क्योंकि अगर इतना, अरे भैया पहले रुक जाओ, इतना की अगर हम बात करें, सिर्फ इतना की, तो सर ये वाला क्या है? ये है आपका स्मॉल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑन फोर्स वर्सेज क्या सर? टाइम ग्राफ, ठीक है। अब बताओ इंटीग्रेशन क्या करता है? इंटीग्रेशन सर ऐड करता है। मतलब सर अगर इस पूरी बात को देखो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की बात को देखो, तो आप बताओगे क्या कहोगे? सर आप क्या कहोगे? यह कुछ और नहीं, यह आपका है सम ऑफ स्मॉल एरियाज ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, सर बोलो, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑन कहा सर? ऑन फोर्स वर्सेज टाइम ग्राफ। तो सर हमें क्या मिला? सर हमें ये मिला, हम कह सकते हैं कि यहाँ जरा कि सर ये अगर हम लिखा रहे आपका f इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या है सर? आपका dp के बराबर। तो सर इसको आप डायरेक्टली अब क्या पढ़ोगे? इसे पढ़ोगे एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, आप ऐसे बोल दीजिए सर। सर अगर मान लीजिए टाइम आपने सर t1 से आप t2 लिखे हैं तो आप यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे फ्रॉम, ए भाया देखो ये तो गड़बड़ है देवा, फ्रॉम t इज इक्वल टू t1 टू t इज इक्वल टू t2। अच्छा तो बताओ क्या मिला? अगर आप फोर्स कांस्टेंट है तो सर आप बाहर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे एज इट इज छोड़ दीजिए इसे। और बताओ ये क्या मिलेगा? ये बड़ा सा चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। आशा आप समझ पा रहे होंगे, कोई गड़बड़ नहीं है मुंगेरीलाल, ठीक है। और एक ने तो हमें तो एक ने मैसेज किया कि सर आप अभी जरा सा ना हिचकिचा जाते हैं बोलते हुए। हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये बिल्कुल करते हैं, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही क्लास लिया करते थे। हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन का। सामने लगता है बोल रहे हैं, कैमरा के सामने तो लगता है भूतों से बात कर रहे हैं। फिर भी बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, धीरे धीरे लगभग मार्च जाते जाते हम अच्छे कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी बहुत धांसू तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। अभी तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे यार, ये सब चैप्टर है। मेन चैप्टर आपका रोटेशन आने वाला है, रोटेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। तो ज़रा आ जाओ गुरु, हेडिंग डालिए आप न्यूटन्स थर्ड लॉ। बस ख़त्म करते हैं इसे और आज की क्लास एक फोर्स पढ़ के ख़त्म करेंगे। हेडिंग डालिए न्यूटन्स थर्ड लॉ। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि सर हमने क्या कहा था कि बताओ कि पहला लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर स्टेट्स ऑफ मोशन चेंज करना हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर स्टेट्स ऑफ मोशन अगर चेंज करना हो तो क्या करेंगे? बता दो जल्दी से कि सर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ता है हमें। तो अब हम यहीं पर ये सीखेंगे कि अगर मान लो कोई अगर बस है एक, और बस के अंदर बहुत सारे यात्रीगण भरे पड़े हैं और वह क्या चाहता है कि मेरा स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए, और उसको क्या करना है, अंदर से सब मिलकर धक्का मारा, मगर वह कोई काम का नहीं है। सर यह क्यों नहीं है? तो इंटरनल फोर्सेस बना और ये ज़रूरत क्या था एक्सटर्नल का, वो यहाँ से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, लिखिएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, लिखना एवरी एक्शन
एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सर यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पर लिख दीजिए हियर एक्शन एंड रिएक्शन आर द फोर्सेज। सर नहीं बुझा यार, हम बुझाते हैं, रुको तो। हमने आपसे एक बात किया था कि सर का रुक जाओ हम तुम्हें बताते हैं। हमने कहा ना कि मान लीजिए से अ बॉडी ए अप्लाइज, ए भाई तो ऐसे होगा, देख अप्लाइज फोर्स ऑन बी ड्यू टू, ये भी हम बताते हैं कहाँ है, ठीक है रुक जाओ। बी ड्यू टू ने फोर्स बी ऑन अनदर बॉडी, ऑन एन अदर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, ऑन अनदर ऑब्जेक्ट बी एंड, जस्ट समझना, एंड बॉडी बी अप्लाइज अ फोर्स एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू चाहिए तो लिखिए फोर्स ऑन, हमने गलत लिखा है ना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू एच, नहीं सही है, ऑन बी ऑन ए, देन जरा समझना। तो ये कहता है सर कि जो दोनों फोर्स लगाया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अगर ये बॉडी है आपका बी है तो हम कहते हैं कि यह एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेज है। कर अच्छा ऐसा बात है, तो मतलब कि हर कोई जो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होगा तो वह इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट में होगा तो वो आपका एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेज बनेगा नहीं, ठीक है। जैसे एक बात बताओ, पहले तो हम ये लिख देते हैं सर, ये वाला बात क्या है, ये सर है, इसे आप लिखिए, ये आपका है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। सर बताओ कि ये वाला क्या है, ये है आपका है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, हाँ या ना। अच्छा देखो, जैसे हम समझाने की कोशिश करते हैं तो कहा सर क्या हमेशा कि जो दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होगा तो क्या एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस होगा, नहीं होगा। एक बात होता है, जैसे अगर हमने कहा ना कि अगर इस पेन से, अगर इस हम बोर्ड को अगर हम प्रेस कर रहे हैं, मान लेते हैं कि इस बोर्ड से हमने इसको प्रेस किया कितना सर, 5 न्यूटन से, तो अगर हमने इस पे अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यह वापस भी यह बोर्ड इस पेन के निब पे कितना का फोर्स लगाएगा सर, 5 न्यूटन का लगाएगा। तो यह एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेज है। कहा सर ऐसे कैसे होगा, तो देखो एक बात बताओ कि हम अगर देखते हैं ना, पहली बात तो यह ध्यान देना है कि हर फोर्सेज का पॉइंट ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेज का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम होना चाहिए। कह रहा है कैसे सर, अच्छा एक बात, जो कॉन्टेक्ट में होंगे उसके लिए कह रहा है सर mg, जैसे अगर हम वेट की बात करें तो अर्थ हम पे भी फोर्स लगा रहा है, हम भी अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो जो बिंदु अगर कांटेक्ट में नहीं है तब भी वो फोर्स लगता है। तो क्या सर वह कांटेक्ट में होने के लिए ज़रूरी है, सर नहीं बात है। देखो हमने क्या कहा, मान लीजिए कि ये आपका कोई एक आदमी है, ठीक है, ये मुंगेरी लाल इधर से इसको धक्का मारा, कहा ठीक है गुरु। अच्छा ये सर इसने धक्का मारा, मान लेते हैं यह 5 kg का ब्लॉक था और यह इसने 10 न्यूटन का धक्का मारा, और इसने एक इधर की और इसने एक अदर मुंगेरी लाल है जिसने इधर भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया। तो क्या सर यहाँ पर यह दो फोर्सेज एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेज है, नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेज सेम बॉडी पे नहीं लगता है। तो सबसे पहली बात, कुछ बातें आप जल्दी से स्टार लगा के लिखिए, हम फिर एक्सप्लेन भी कर देते हैं। पहला तो लिखना कि ऑल फोर्सेज फाउंड इन पेयर्स, इसका मतलब हुआ वही वाला एक्शन रिएक्शन पेयर की बात कर रहा है, मतलब अगर हम किसी पे फोर्स लगाएं तो वापस हम पे भी लगेगा, मतलब वह पेयर में एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात ध्यान रखना कि एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेज, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेज डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी, डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी, ठीक है सर, डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, अरे हम बुझाते हैं तुमको, देखो तो मान लो वही बात है कि सर एक ब्लॉक है,
भाया तो ब्लॉक आ जा। मान लीजिए कि ये आपका ब्लॉक है एक, ठीक है, और इधर से कोई एक मुंगेरी लाल, वही हम एग्जांपल लेते हैं, इधर से इसने मान लो कि फोर्स लगाया सर, यह फोर्स लगाया, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वह सर 10 न्यूटन था, ठीक है। और एक मान लो कि और यह मुंगेरी लाल है और यह इसने वापस इस पर भी इधर की ओर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये आपका सरफेस पे रखा हुआ है। तो बताओ कि यहाँ पर कहेंगे कि ये मान लेते हैं आपका F1 है सर और ये आपका F2 है, ये आपका मान लो कि A है और ये आपका मुंगेरिया B है। तो बताओ कि यहाँ क्या कहेंगे सर, हियर F1 एंड F2 आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेज, आर नॉट, एक्शन को हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिखा करेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेज। कहा सर क्यों, पेयर ऑफ फोर्सेज जो लिख दो यार, ठीक है सर। क्यों नहीं हुआ ना, क्योंकि यह पहली बात हमने क्या कहा कि सेम बॉडी पे नहीं लग सकता था, दोनों फोर्सेस सेम बॉडी पे ही लग रहा है। दूसरी बात, और एक बात ध्यान देना, एक बात बताना हमें कि मान लो कि देखो एक ये वाला जिस पॉइंट पे लगता है इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं सर, इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, जो आपका ये दोनों तरह एग्जिस्ट करेगा, एक आपका पुलिंग और पुशिंग। जैसे भैया एक बात बताओ, आपने कहा इस तरह से, तो अगर इस किसी पॉइंट पे लग रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, पुशिंग है ये। और अगर इसी पॉइंट पे फोर्स इस तरह इधर लग रहा है तो बताओ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा है मेरा, आपका ये वाला है, और यहाँ पर ये फोर्स कैसा बन गया, पुलिंग बन गया, ठीक है। मेरी बात समझ में ध्यान देना। तो बताओ कि अगर कोई कॉन्टेक्ट फोर्सेस की तरह अगर लग रहा होगा, तो अगर एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस लगना है तो क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या रहना चाहिए, हमेशा सेम रहेगा। बस यही बात हमें समझाना था इसमें, बाकी इससे के अलावा कुछ है नहीं। तो आज एक फोर्स नहीं, यहाँ पर हेडिंग डालिए आप, पहले सम फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जरा, और हेडिंग डाल के आज छोड़ेंगे। लिखिए सम फोर्सेस। देखो जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर फोर्सेस दो कैटेगरीज में आएंगे, एक कब का कॉन्टैक्ट फोर्स, एक कब का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और हमने फोर्स क्या होता है हम आपको बता दिए हैं, तो आप यहाँ से डालेंगे फोर्स का हेडिंग, और हम यहाँ पर दो टाइप में से कैटेगराइज करेंगे। भाया तो वैसे काहे लिखा आता है फोर्स, ए भाया ए फोर्स सर, एक आपका यहाँ पे जाएगा आपका कॉन्टैक्ट फोर्स में, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और दूसरा आपका जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होंगे जिससे लगने के लिए आप कोई भी दो बॉडी को कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, और नॉन कॉन्टैक्ट में जो विदाउट कॉन्टैक्ट के अलावा विदाउट कॉन्टैक्ट से ही फोर्स लग जाता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप हवा में भी हो तब भी लगता है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करो तब भी लगता है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज में आपको पता है कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सर। तो इसमें आप लिख लेंगे आपका नॉर्मल एक आएगा सर, नॉर्मल आपका आएगा, एक आपका सर इसमें ही क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। और जो आएगा वहाँ देखेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट में आप कुछ एग्जांपल्स आप लिख लेंगे सर, इसमें आपका बताओ कौन सा आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख लीजिए, जो कि आपको 12th में दर्शन देगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बताओ क्या आपका आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये सब आपके आएंगे आगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रोकेंगे। यहाँ के बाद हम लोग टाइप ऑफ फोर्सेज में सबसे पहला पर हेडिंग डालना भी हो तो आप लिख के डालेंगे, वेट या ग्रेविटी हम लोग सीखेंगे बहुत मत से। वेट चलो नहीं तो ये करके दिखाते हैं, वेट नहीं, इसको अगली क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, देखते रहिए।